बहू, हमारा छोटा सा घर है, हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। बबीता घर आ जाओ, मैंने कमरे की सफाई कर दी है। माँ, क्या अब से हम लोग कमरे के बाहर सोएंगे दादा दादी के साथ? हाँ बेटा। इस तरह रेशमा कमरे की सफाई कर देती है और बबीता कमरे में आराम करती है, तो वहीं शांति अपने बेटे से अकेले में बाहर जाकर बात करती है। बेटा, तूने ये बिल्कुल सही नहीं किया। वो कितनी अमीर है, हम कितने गरीब। उसके माँ बाप ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। वो तेरी मालकिन थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो कैसे रहेगी यहाँ। हमारा घर जो है बस ये एक कमरे और एक हॉल का है, जिसमें भी इतना आदमी रसोई है। माँ, हम एक दूसरे को पसंद करते थे और बबीता मेरे हालातों से वाकिफ थी। ये उसी की मर्जी थी। अब आप ज्यादा सोचिए मत, सब ठीक होगा। रवि बबीता के पिताजी की फैक्ट्री में छोटी मोटी नौकरी किया करता था और वहीं बबीता और रवि की मुलाकात हुई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, पर बबीता के पिता इस शादी के खिलाफ थे। इसीलिए बबीता अपने पिता के खिलाफ जाकर रवि से भागकर शादी कर लेती है। हालांकि रवि के घर वाले उसे अपना लेते हैं, पर वो इस सोच में डूबे रहते हैं कि वो अपनी अमीर बहू को अपने एक कमरे के छोटे से मकान में कैसे रखेंगे। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। जहां एक तरफ रवि और बबीता कमरे में सो रहे होते हैं, तो वहीं पूरा परिवार कमरे के बाहर सो रहा होता है। बाहर कितने मच्छर काट रहे हैं, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हारी चाची से एक चादर मांग लेती हूँ, तुम उसे ओढ़कर सो जाना। रेशमा, चादर के साथ एक तकिया भी ले लेना। बिना तकिया के नींद नहीं आ रही, सब अंदर रखा है। मुझे भी यहाँ सोने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कितनी कम जगह है। पहले माँ बाप और मैं अच्छे से सो जाते थे, पर अब इतने लोग हो गए हैं कि मैं दब रही हूँ। कोई बात नहीं काजल, तुम आराम से सो जाओ, मैं बैठकर रात गुजार लूंगी। इतना बोलकर रेशमा कमरे का दरवाजा खटखटाती है, जिस वजह से बबीता की नींद खराब हो जाती है। क्या हुआ भाभी, आप इतनी रात को दरवाजा पीट रही हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ देवर जी, सब ठीक है। वो राजू को मच्छर काट रहे थे, तो सोचा कि एक चादर मांग लूं और एक तकिया भी दे देना। जानते हो ना, तुम्हारे भैया को बिना तकिए की नींद नहीं आती। सब अंदर ही रखा है। तकिया और चादर लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं जिठानी जी, हम एक परिवार हैं। ये लीजिए तकिया और चादर। रेशमा तकिया और चादर लेकर आती है, जहां रेशमा अपने बेटे को चादर ओढ़ा देती है और खुद बैठकर रात गुजारती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात। बबीता, खाना बन गया क्या? रात काफी हो रही है और इस वक्त तक राजू सो जाता है। माफ करना दीदी, काजल ने मिट्टी का चूल्हा जलाकर तो दे दिया, पर मुझे इस पर खाना बनाना ही नहीं आता। अरे बहू, कोई बात नहीं। अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं तुझे यहाँ कितनी दिक्कत हो रही होगी। बहू, तू और काजल मिलकर खाना बना ले। पहले ही रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और अब रेशमा काजल के साथ मिलकर खाना बनाती है, जिस वजह से सभी की आंखों में नींद भरने लगती है और राजू घर वालों को परेशान करने लगता है। दादी, बिस्तर लगा दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। बेटा, अभी किसी ने खाना नहीं खाया, पहले सबको खाना खाने दो, उसके बाद सो जाना। कोई बात नहीं जेठ जी, राजू बच्चा ही तो है। राजू, तुम कमरे में जाकर सो जाओ। राजू को परेशान होता देख बबीता उसे अपने कमरे में सुला देती है और कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अब राजू कमरे में सोया होता है, तो उसे बबीता वहीं सोने देती है। रवि जमीन पर बिस्तर कर लेता है, पर राजू रात में नींद में पैर मार मार कर बबीता को सोने नहीं देता, जिससे वो परेशान हो जाती है, पर कुछ कहती नहीं है। समय यूं ही बीतता है और एक रात जब बबीता को प्यास लगती है, तो वो आधी रात को पानी पीने के लिए कमरे के बाहर आती है, जहां वो बाकी घर वालों को जमीन पर सोता हुआ देखती है और काजल, रेशमा, जिन्हें जमीन पर लेटने की जगह नहीं मिली थी, तो वो बैठकर ही सो रही होती हैं। ये देख उसे काफी बुरा लगता है। मेरे आने के बाद सभी घर वालों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आखिर ऐसा क्या करूं कि सबकी परेशानी खत्म हो जाए। इतना सोचकर आराम से बबीता मटके से पानी निकालने लगती है, पर तभी शांति की आंख खुल जाती है और वो अपनी बहू को जैसे ही आवाज देती है, उसके हाथों से पानी का गिलास छूट जाता है और पूरा फर्श गीला हो जाता है। माँ जी, मैं हूँ, माफ करना। आपकी आवाज सुनकर मैं थोड़ा डर गई और मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट गया। बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, जो मैंने अचानक से आवाज लगा दी। कोई बात नहीं, तू पानी पीकर सोने के लिए चली जा, इधर मैं साफ कर लूंगी। छोटा सा घर और एक कमरा होने की वजह से न सिर्फ बबीता को बल्कि पूरे घर वालों को काफी परेशानी हो रही थी। अब और बबीता से ये सब देखा नहीं जाता और अगली सुबह जब पूरा परिवार बैठा होता है, तो बबीता सबसे बोलती है।
मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए आप सब कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर आखिर हम एक कमरे में कैसे रहेंगे? मैं और आप लोगों को अपनी वजह से तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने अपनी खुद की फैक्ट्री संभाल रखी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जेठ जी और रवि की तरह ही मैं भी कोई काम कर लूँ। देवरानी जी, आपके आने से पहले भी तो हमें ऐसी ही परेशानी थी, तो आप ऐसा मत सोचो कि आपकी वजह से कुछ हो रहा है। हाँ बबीता, और हम लोग पैसे जोड़ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो 1-2 साल में हम एक और कमरा बनवा लेंगे। नहीं जेठ जी, 1-2 साल अभी बहुत दूर है और एक कमरे से कुछ नहीं होगा। मैं 2 मंजिल का मकान बनवाना चाहती हूँ और मैं ये आने वाले 6 महीने में करके ही दिखाऊंगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए। अगर ऐसी बात है देवरानी जी, तो मैं आपके साथ हूँ। इस तरह सभी घर वाले बबीता का साथ देते हैं और उसी दिन बबीता काम की तलाश में बाहर जाती है और उसे एक जूते की फैक्ट्री में मैनेजर जॉब मिल जाती है। क्योंकि बबीता के पिता की फैक्ट्री भी जूते की थी, इसलिए वो अच्छे से काम संभाल लेती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और एक दिन। सर, मुझे इस काम में 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप मुझे एक मौका दो तो मैं नए नए क्लाइंट जोड़ सकती हूँ आपके साथ। मैं बहुत अच्छी मार्केटिंग करती हूँ। अपने पिता की फैक्ट्री भी मैंने ही संभाल रखी थी और सारे डीलर्स से मैं खुद बात करती थी। तुम्हारा काम देखकर तुम्हारी काबिलियत दिखती है। अब तो मैं अपनी फैक्ट्री की बागडोर तुम्हारे हाथ में देता हूँ। बस मेरी फैक्ट्री को 7वें आसमान पर पहुंचा दो। पर सर, मैं आपके लिए इतना काम करूंगी तो बदले में मुझे भी 30% चाहिए। तुम्हें 30 क्या 50% मिलेगा। बस तुम मन लगाकर काम करो। अब क्या था, अब बबीता और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और उसके मालिक के साथ इतने सारे क्लाइंट जुड़ जाते हैं कि उसके मालिक का काम तेजी से बढ़ने लगता है और 4 महीने में ही बबीता 4 लाख रुपए कमा लेती है। तो वहीं रेशमा भी अपने खाली समय में सिलाई कर रही होती है और एक दिन। रवि, माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, मैंने 4 लाख जोड़ लिए हैं और मैंने मिस्त्री से भी बात कर ली है। कल से ही हमारे घर बनने का काम शुरू हो जाएगा और मैंने सोच लिया है हम 2 मंजिल का मकान बनाएंगे जिसमें 4 कमरे होंगे। बहू, 2 मंजिल का मकान, वो भी 4 कमरे, इसमें तो बहुत पैसे खर्च होंगे। हाँ बबीता, इसलिए तुम मेरी सिलाई के भी सारे पैसे रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। नहीं दीदी, आप इन पैसों को घर की जरूरत के लिए रखो। राजू की फीस भरने के काम आएंगे। मैं अकेली सब संभाल लूंगी। भाभी, आपने कर दिखाया। अब अगले ही दिन घर में मिस्त्री आते हैं और रेशमा की बताए अनुसार रवि मिस्त्री को काम समझा देता है। हमें यहाँ 2 कमरे, एक वॉशरूम और एक रसोई चाहिए और ठीक ऐसे ही ऊपर भी 2 कमरे होने चाहिए बाथरूम के साथ। इस तरह रवि के घर में काम शुरू हो जाता है। अब जब तक घर में काम चालू था तो सब एक किराए के मकान में जैसे तैसे गुजारा करते हैं और देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। इन 3 महीने में 4 लाख के साथ साथ 1 लाख और लग गए थे जो बबीता ने अपनी मेहनत से कमाई थी। इस तरह 3 महीने में शांति का 2 मंजिल का मकान बनकर तैयार हो जाता है और पूरा परिवार जब अपने घर के बाहर खड़ा होता है तो बबीता कहती है, पापा जी, ये लीजिए कैंची और रिबन काटकर अपने नए घर का उद्घाटन कीजिए और माँ जी, आप इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। ससुर जी नम आंखों से पहले रिबन काटते हैं और शांति कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और बबीता अपने पूरे परिवार की आरती उतार कर उन्हें घर में लाती है और सब पहले नीचे का फ्लोर देखते हैं। बारी बारी से वो सब पहले एक कमरे में जाते हैं, फिर दूसरे कमरे में, फिर किचन में। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये मेरा घर है, 2 कमरे, किचन, सब बहुत बढ़िया है। माँ, विश्वास नहीं हो रहा तो विश्वास कर लो, ये सब आपकी अमीर बहू ने किया है। आपकी अमीर बहू ने हमें 2 मंजिल का घर दे दिया। माँ जी, ऊपर भी घर है, चलिए हम सब ऊपर चलकर देखते हैं, उसके बाद अपनी अपनी पसंद का कमरा रखेंगे। अब पूरा परिवार नीचे का रसोई हॉल और दोनों कमरे देखकर ऊपर जाते हैं जहां राजू अपने लिए एक कमरा पसंद कर लेता है। माँ, मैं तो बुआ के साथ इसी कमरे में रहूंगा, आप लोग देख लो अपना कमरा। हम बुढ़े बुढ़िया ने सारी जिंदगी एक कमरे में अपने परिवार के साथ गुजार दी और आज अमीर बहू की बदौलत हमें अपना अलग रूम मिल रहा है, इसीलिए हम दोनों ऊपर वाला कमरा लेंगे। बहू, तुम दोनों नीचे वाला कमरा ले लो। इस तरह सब लोग अपनी अपनी पसंद का कमरा ले लेते हैं और अपने अपने कमरे में अपना सामान रख लेते हैं और रात में अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ रसोई में खाना बनाती हैं और पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता है। कितना अच्छा लग रहा है आज अपने 2 मंजिल के मकान में खाना खाते हुए। आज हमारा पूरा परिवार बिना किसी परेशानी के एक साथ खाना खा रहा है। माँ, आज न सिर्फ बिना किसी परेशानी के हम साथ खाना खा रहे हैं, बल्कि आज हम बिना परेशानी के चैन की नींद भी लेंगे।
पूरा परिवार खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है और बिना किसी परेशानी के सारी रात सोता है और सुबह हंसी खुशी पूरी नींद लेकर उठते हैं और सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। अब तक की सबसे अच्छी रात बीती है हमारी। थैंक यू मेरी अमीर देवरानी, तुम्हारी वजह से ही हमें ये खुशियां नसीब हुई हैं। सभी घर वाले कविता का शुक्रिया करते हैं और वो लोग इसी तरह एक साथ उस घर में रहते हैं। इनायत, जल्दी से मेरी रोटी का डिब्बा दे दो, नहीं तो कल की तरह भट्टी पर पहुंचने में आज भी देरी हो जाएगी तो मालिक हुजूर खाम बरस पड़ेंगे। जी लाई, ये लो हमजा, किसी तरह आज की रोटी तो बन गई, मगर अब रसोई में बिल्कुल राशन नहीं है, आटा दाल सब खत्म हो गए। कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं, मालिक से थोड़ी तनख्वाह मांग लेना। इनायत, पिछले महीने ही मैंने एडवांस में तनख्वाह लेके नूर के दाखिले में लगाया था, पर मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो रमजान अच्छे से गुजरेगा। इनायत मायूस ज़दासी रमजान पर्व के लिए गरीब कच्ची झोपड़ी की सफाई में लग जाती है। तभी पसीने में भीगी हुई उसकी ननद नूर घर आ जाती है। अम्मी अम्मी, नूर बुआ आ गई, नूर बुआ आ गई। आज आप मेरे लिए क्या लाई हो? आज बुआ अपने जैनों के लिए फाल से लेके आई है। लीजिए भाभी, आप भी खाइए। नूर, आज फिर तुम कॉलेज से पैदल गई ना, ये पैसे मैं तुम्हारे किराए के लिए देती हूँ, तुम अपने पर खर्च किया करो। कल को तुम तो निकाह करके ससुराल चली जाओगी, मगर इस शहजादे की आदत बिगाड़ कर जाओगी। शादी का नाम सुनकर नूर की आंखें नम हो जाती हैं। भाभी जान, मैं आपको और भाईजान को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अभी तो मैं सालों साल आपके हाथों की इफ्तारी और सहरी खाऊंगी। नूर, हर लड़की को एक दिन अपना घर बसाना पड़ता है, और रही बात इफ्तार की, तो तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हारी भाभी तुम्हें अपने हाथों से इफ्तार बनवाकर भिजवाएंगी। रिश्ते में इनायत नूर की भाभी लगती थी, लेकिन प्यार वो नूर को अपनी सगी बेटी से बढ़कर करती थी। हमजा एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसका मालिक अनवर एक नेक और रहमदिल आदमी था, जो कि हमजा के खुददारी और काम से खुश रहता था। वहीं नौकरी करके हमजा अपने परिवार को 2 वक्त पेट भरवाने के लायक कमा लिया करता था। क्या हाल है हमजा मियां? बस अल्लाह के करम से खैरियत है हुजूर। अच्छा ठीक है, तुम सारे मजदूर का काम खत्म करवा देना और टाइम से फैक्ट्री बंद कर देना। मैं नमाज अदा करने मस्जिद जा रहा हूँ, वहीं से घर चला जाऊंगा। इससे पहले कि मालिक फैक्ट्री से रुखसत हो जाए, मुझे अपनी बात रखनी होगी। हुजूर, वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं, तो घर में राशन डलवाया है, थोड़े फल लाने हैं। अरे तो इतना हिचकिचा क्यों रहे हो बरखुरदार? फिलहाल ये 2000 रखो। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। हमजा उन पैसे से राशन और फलों में थोड़ा अनार खजूर खरीद कर घर ले आता है। रमजान के पहले रोजे को इफ्तार की शाम गरीब नंद भाभी के कच्चे मकान में खुशियों की सौगात छाई होती है। अरे वाह अम्मी जान, आपने इफ्तार में कितने बढ़िया लजीज पकवान बनाए हैं। आज तो दावत हो गई, मैं तो भर भर कर बिरयानी, कचरी और खूब सारे खजूर खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना जैन। हमजा, नूर, आप दोनों जल्दी से वजू कर लीजिए, इफ्तार तैयार है। जी भाभी जान। फिर जैसे ही रमजान की अजान होती है, सब एक साथ दुआ पढ़ते हैं और गरीब इनायत दिल ही दिल में अपनी नंद के लिए मुराद मांगती है। अल्लाह मियाँ, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी नूर के लिए एक नेक सुंदर दूल्हा मिल जाए, आमीन। बिस्मिल्लाह। माशा अल्लाह भाभी जान, ये खजूर कितने मीठे और अनार भी एकदम लाल दानेदार हैं। हाँ, मगर रोजे शुरू होते फल के दामों में आग लग जाती है, बड़े महंगे हो जाते हैं। इसी तरह रोजे गुजरते हैं। इसी बीच पड़ोसन सलमा नूर के लिए रिश्ता ले आती है। सलाम वालेकुम इनायत, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम सलमा भी, आइए ना, कैसे आना हुआ? तुम्हें अपने नंद के लिए रिश्ते की तलाश थी ना? तो मेरी बड़ी आपा का बेटा अजहर कुंवारा है, लड़के में एक भी ऐब नहीं, अच्छा खासा कारोबार, घर मकान है, हमारी नूर खुश रहेगी। इनायत इस बारे में हमजा से सलाह मशवरा करती है और दोनों रिश्ता मंजूर कर लेते हैं और निकाह की तैयारी शुरू हो जाती है। हमजा, नूर को गहने तो मैं अपने चढ़ा दूंगी, लेकिन बाकी खाने पीने का इंतजामात कैसे मुकम्मल होगा? मालिक से थोड़े पैसे ले लीजिए। ठीक है इनायत, मैं जाता हूँ। अगले दिन हमजा उम्मीद लगाकर आता है, जहां मालिक की बजाय उसका बेटा अकरम था। अकरम भाई, हुजूर कहाँ हैं? मुझे 1 लाख रुपए की बड़ी दरकार है, बहन का निकाह है। देख हमजा, तूने मेरे अब्बू को भतेरा लूट लिया, मगर मैं तुझे एक फूट की कौड़ी नहीं दूंगा, जा यहाँ से। कहीं से कर्ज ना मिलने पर मजबूर होकर हमजा इनायत मकान गिरवी रखकर नूर का निकाह कर देते हैं। जाओ मेरी प्यारी नंद, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह हाफिज।
गरीब भाभी भराई आंखों से ननद को फूलों से सजी गाड़ी में बिठाकर रुखसती कर देती है। नूर अपने शाही खानदान जैसे बड़े ससुराल में सुख से रहने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके भैया भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे ही हमजा फैक्ट्री में पहुंचता है तो मालिक का बेटा अकरम अकड़ते हुए उसे नौकरी से निकाल देता है। हमजा, कल से तुझे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आधी तनख्वाह पर नए कारीगर रख लिए हैं। हमजा की आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं। अकरम भाईजान, अल्लाह के वास्ते मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरे सिर पर बहुत कर्जा है, मुझे इस नौकरी की दरकार है, मत निकालो मुझे। अरे कोई है, इसको निकाल कर बाहर फेंक दो। अकरम के एक इशारे पर गार्ड उसे धक्का मारकर बाहर कर देते हैं। तभी एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मार जाता है, जिसके चलते उसके पैरों में काफी चोट लग जाती है। बेचारा लंगड़ाता हुआ घर लौट आता है। इनायत का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। या अल्लाह, हमजा इतनी गहरी चोट कहां से खा कर आ गए। इनायत, हम जैसे गरीबों की तो तकदीर में ही ठोकर खाना लिखा है। मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, बाल बाल कर्ज में डूबा है, अब कर्ज कैसे उतरेगा, ऊपर से रमजान के रोजे भी सिर पर आ गए हैं। अजी, सारी चिंता और बोझ अल्लाह पर डाल दो। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। जब तक तुम ठीक नहीं होते मैं काम ढूंढूंगी। अगले ही दिन रमजान के रोजे शुरू हो जाते हैं, जहां नूर के अमीर ससुराल में सहरी की मेज बिछी थी, जिस पर फल, शरबत, खजूर, बिरयानी सब सजा हुआ था। रमजान मुबारक हो मेरी प्यारी बेगम जान। आपको भी पहला रमजान मुबारक हो अजहर। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। नूर जैसे ही आंखें बंद करके दुआ पड़ती तो उसे एकदम से अपनी गरीब भाभी और भाई की बदली शक्लें दिखाई देती हैं। या खुदा, ये क्या था? भाभी भाईजान ठीक तो हैं? जैसे ही इनायत सूखी रोटी और नमक सहरी में परोसती है तो मासूम जैन रोते हुए कहता है, अम्मी जान, इस साल तो आपने सहरी में कचरी, खजूर, फल, बिरयानी, कौरमा कुछ नहीं बनाया। मुझे ये सूखी रोटी नहीं खानी। खाने को ऐसे ठुकराते नहीं, अल्लाह मियाँ जो दे उसे सिर माथे से लगाकर खाते हैं। हाँ जैन, अभी ये खा लो, मैं शाम को इफ्तार में सब कुछ बनाऊंगी। इनायत झूठा दिलासा देकर जैन हमजा को रोटी बांट कर खिला देती है और खुद पानी पीकर सहरी करती है और काम की तलाश में निकल जाती है, जहां उसको भट्टी में ईंट ढोने का काम मिल जाता है। मगर कड़ी धूप में भूखे प्यासे ईंट बनाने में उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। या खुदा, मेरे हाथ इतने जख्मी हो गए, ये कैसा गमज़दा रमजान है। चलो चलो इनायत, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो पगार नहीं मिलेगी। पगार नहीं मिलेगी तो इफ्तार मुकम्मल नहीं होगा। जहां एक तरफ इफ्तार की रोटी के इंतजाम करने के लिए गरीब भाभी अंगारों में तपने तक का जहमत उठाती है। मालिक, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, मुझे पगार दे दीजिए, इफ्तार का समय गुजरा जा रहा है। अरे अभी एक दिन हुआ है ईंट बनाते हुए, सिर पर चढ़ गई, कल लेना पगार। जी ठीक है। इनायत रोते हुए घर आने लगती है, जहां वो मस्जिद के बाहर कुछ भिखारी को बैठे देखती है। कुछ अमीर लोग उन्हें खाना, चादर और जरूरत की चीज बांट रहे थे। अल्लाह मुझे माफ करना, लेकिन फिलहाल अपने भूखे परिवार को ये खैरात का खाना खिलाने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। इनायत टूटे मन से भिखारियों के बीच बैठ जाती है। तभी महंगा सा शरारा, जोड़ा और गहनों में लदी हुई नूर भी वहां इफ्तार की खैरात बांटने आती है। ये लीजिए बूढ़ी मियाँ, रमजान मुबारक। अल्लाह तुम्हारी फरियाद पूरी करे, तुम्हें जन्नत वसूल हो बेटी। शुक्रिया, मगर मेरी भाभी भाईजान की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। इनायत जैसे ही अपनी अमीर नंद को खैरात बांटते देखती है तो बुरका करके चली जाती है। अजहर, मैंने इस भीड़ में भाभी जान को देखा। नूर, तुम्हें आंख का धोखा हुआ होगा, वो यहाँ क्यों आएंगे? पता नहीं मेरा दिल बेचैन सा क्यों हो रहा है अजहर। कोई नहीं, इसके बाद तो हम इफ्तार लेकर भाभी के यहाँ चल ही रहे हैं। थोड़ी देर में नूर अजहर इफ्तार लेकर अपनी गरीब भाभी के घर में हाजिर होती है, जहां उनके पास खाने को एक दाना भी नहीं था। गरीबी भरा मंजर देखकर नूर अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए अंदर आती है। अस्सलाम वालेकुम भाई भाभी जान। अरे नूर, तुम यहाँ? हाँ भाभी, तो अपना वादा भूल गई इफ्तार भेजने का, इसलिए मैं ही इफ्तार ले आई। चलिए साथ में इफ्तार खाते हैं। नूर अपने हाथों से दस्तरखान बिछाकर लजीज बिरयानी, कोरमा, फल, खजूर भरपूर से सजाती है, जिससे उसके भाई भाभी और भतीजे का दिल ललचा जाता है और जैन खाने पर टूट पड़ता है। पता है बुआ, आज बहुत दिनों के बाद हमने लजीज खाना खाया, वरना सूखी रोटी खाते थे। क्यों भाईजान, भाभी, आपने अपनी नूर को इतना पराया कर दिया कि अपने गम भी नहीं बांटे। अब बस हमजा भाई, आप अजहर के कारखाने में काम कीजिए। हाँ भाईजान, वैसे भी मुझे कारीगर की तलाश थी, आप होंगे तो अच्छा होगा। हमजा हाँ कर दीजिए, अजहर कोई गैर थोड़ी है, हमारे अपने हैं।
हमजा अगले दिन से काम पर जाने लगता है, जिससे अब उनके रोजे और इफ्तार अच्छे से कटने लगते हैं और दोनों नंद भाभी खुशी से ईद मनाती हैं।